भाषा का विकास हम लोग देख रहे हैं, है ना। इसको हमने देखा, जो भाषा का विकास है 3 चरणों में हुआ है, विकास हुआ है ना। पहला क्या है जी? हाँ, प्राचीन हिंदी कहाँ लिखे हो, जरा दिखाओ तो। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, यही लिखे हो ना। दूसरा लिखे हो मध्यकालीन हम्म, भारतीय आर्य भाषाएं। तीसरा लिखे हो आधुनिक। भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है, इससे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में जो भाषा आती है, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब जरा सोचो, इसके बीच में कौन कौन सी रचनाएं हुई थी। सबसे पहले तो 1500 में हुआ था ऋग्वेद, है जो सबसे प्राचीन है ना। इसके बीच में देखिए जो भाषाएं थी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक संस्कृत थी, संस्कृत। और 1000 से 500 ईसा पूर्व तक क्या थी? लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर पता हो संस्कृत में कौन रचनाएं हो चुकी हैं, लौकिक संस्कृत में कौन सी रचनाएं हैं, कुछ रचनाओं के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये बता सकते हो संस्कृत में किन किन कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं? ऋग्वेद, चारों वेद। अच्छा, इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अगर बात किया जाए, तो इसका टाइम पीरियड 500 ईसा पूर्व से कब तक है? 1000 ईस्वी तक। एक कौन कह रहा था? 1000 ईस्वी तक। ये मध्यकालीन भाषा का समय पीरियड है, टाइम पीरियड है। आधुनिक 1000 से अब तक, है ना। अब यहीं से 1000 से आपकी अपभ्रंश की शुरुआत है। अपभ्रंश, जो भाषा का विकास था, आपने देखा था ना कि भाई पहले संस्कृत, बस एक बार दिमाग में बैठा लेने की जरूरत है। फिर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, है ना। फिर पाली, प्राकृत, उसके बाद बोलिए अपभ्रंश। यही तो भाषा का विकास है ना। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था क्या होती है? अवहट्ठ,
लास्ट समय, अपभ्रंश का लास्ट समय किस नाम से जाना जाता है? अवहट। ठीक है। अब इसको आपने देखा था, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, है ना। ये पहले ही हमने बता दिया है, लिखा है सबने, समझ में आ रहा है। ऐसे 500 के अंतर पे यहाँ पे है सब काल पीरियड। दूसरा, भाषा का विकास जब हम पढ़ते हैं तो इसको 3 काल खंडों में विभाजित करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है। एक दूसरे से अटैच करके कैसे याद करना है, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो बताएगा। जरा भी कोई कन्फ्यूजन किसी को? क्लियर है? सत्यम क्लियर है? चलो, इसके बाद हमने एक चीज और देखा था, मैंने उस पर क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, है ना। ये जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, आधुनिक आर्य भाषाएं, इनके विकास की बात होती है। ठीक है। आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास की जब बात होती है तो इसको हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। ठीक ना। पहला कालखंड इसका होता है प्राचीन हिंदी, यही तो लिखे हो कल। मध्यकालीन हिंदी, उसके बाद आप क्या लिखे हो? आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। अब समझो, ये तीनों मैं इसलिए यहाँ चार्ट बना रहा हूँ जिससे आपको क्लियर रहे कि ये अलग अलग चीजें हैं। समझ में आया? हिंदी भी 3 भागों में बटी हुई है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो जो प्राचीन हिंदी का समय है वो कब से होगा? जाहिर सी बात है, 1000 के बाद हिंदी आई, 1000 के बाद का समय क्या कहलाएगा? हिंदी का, प्राचीन हिंदी का। ठीक है। 1850 तक कौन सा रहेगा फिर? मध्यकालीन। और 1850 से अब तक आधुनिक हिंदी का काल है। ठीक है ना। तो ये आप कल तक पढ़ चुके हो। ठीक। अब इस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक काल में। जैसे संस्कृत में, संस्कृत भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। रचनाएं नहीं लिखाया हूं ना, 2 2 3 3 लिखना है, ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जानते रहो। ठीक है। तो चलिए, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसका काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इसका काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। पंद्रह सौ ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं। संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं।
एक है संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। ठीक है। तो जो संस्कृत है उसमें लिखिए इसे इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। हाँ, संस्कृत में। पंद्रह सौ ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। इसको एक बार शुरू में लिखा है टाइम पीरियड इसका, ठीक है, यही लिखा है सबने, मैं ग्राफ बनवाया हूं इसका। इसे वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, इसे वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, इसे वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, क्योंकि वेदों की रचना इसी भाषा में हुई है, क्योंकि वेदों की रचना इसी भाषा में हुई है ना, हुई है, इसी भाषा में हुई है। वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है, जिसे संहिता कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, संहिता। चारों को मिला करके क्या बना है, संहिता। चारों वेदों की संख्या को संहिता कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ आता है, वेदत्रयी किसे कहते हैं, वेदत्रयी, वेदत्रयी किसे कहते हैं, तो इसमें अथर्ववेद नहीं रहता, अथर्ववेद नहीं रहता, बाकी 3 वेद रहते हैं, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को क्या बोला जाता है, वेदत्रयी। ठीक है, लिख लीजिए, इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। ठीक है ना, सबने लिख लिया, संहिता लिखा ना, इन चारों वेदों को वेद संहिता कहते हैं, तथा तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है, वेदत्रयी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है वेदत्रयी। ठीक है, वेदत्रयी कहा जाता है। इसी भाषा में, इसी भाषा में ब्राह्मण, इसी भाषा में ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, बोलिए ना, ये संभव नहीं है जी, मैं क्लास में हूं, बताया ना आपको, अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा आफ्टर क्लास। एक से एक बेवकूफ है, समझ में नहीं आता। ब्राह्मण, आरण्यक, आरण्यक तथा उपनिषद, 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 ब्राह्मण, आरण्यक
उपनिषद की रचना भी इसी भाषा में हुआ है। ठीक है, उपनिषद में जैसे देखो, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ऐसे ही है, इन सब की रचना वैदिक संस्कृत में हुआ है। एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखिए, एक क्वेश्चन आ चुका है, आप पढ़ोगे हल करोगे तो मिलेगा। वैदिक संस्कृत के लिए नोट करके लिखो, इंपॉर्टेंट है। वैदिक संस्कृत के लिए यास्क व पाणिनि, यास्क व पाणिनि, ये दोनों विद्वान हैं, हमारे भारतीय विद्वान, यास्क और पाणिनि। पाणिनि की प्रसिद्ध रचना बता सकते हो? अष्टाध्यायी। ठीक है, तो यास्क व पाणिनि ने छांदस नाम प्रयुक्त किया है। छांदस, छांदस नाम प्रयुक्त किया है। यही क्वेश्चन बना है कि छांदस किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो किसके लिए? वैदिक संस्कृत के लिए। समझ में आ रही है बात? किसने किया है? यास्क व पाणिनि ने। ये बात बहुत अच्छे से नोट रखना, है ना। इसको अच्छा देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं संस्कृत की, प्राचीन भाषा क्या? संस्कृत की। ठीक ना। संस्कृत जो हमारे यहाँ मूल भाषा थी, उसका टाइम है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व समझ रही हैं? ईसा पूर्व क्या होता है, समझ रही हैं? हाँ हाँ, ईसवी से पहले। ठीक है, ये जो संस्कृत है ना, इसमें जो रचना हुई वो वेदों की रचना हुई है, इसीलिए। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। और चारों वेदों को हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई? संहिता। किस नाम से जानते हैं? संहिता। 3 वेद केवल साम वेद को छोड़ करके क्या कहलाता है? वेद त्रयी कहलाता है। ठीक है, यही बात बताई गई अभी तक आपको। इसके अलावा यहाँ पर जो रचना और हुई है वो है, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं हमारे। वेदों के बाद इनकी रचना हुई। ब्राह्मण में क्या हुआ है? इन वेदों को का अर्थ बताया गया है। समझ में आया बात? ब्राह्मण का मतलब है वेदों का अर्थ, और वेद जो लिखे गए हैं वो श्लोक रूप में लिखे गए। बात समझ में आ रही है? केवल एक वेद, जैसे यजुर्वेद है ना, एक किस शैली में लिखा गया था? उस शैली का नाम है चंपू शैली। ठीक है, तो जो यजुर्वेद है वो चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य पद्य दोनों में। ठीक है ना। और बाकी सारे जो लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। यही। अब देखो, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया, और क्या हो गया? उपनिषद हो गया। इन सब की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। ठीक है, ये सब आप नोट किए। अब यहाँ पे आगे जो आपको नोट विशेष लाइन लिखाया था मैंने, ये जो वैदिक संस्कृत जो है ना, वैदिक संस्कृत, इसी को छांदस कहा गया है। क्या कहा गया है? छांदस। तो वैदिक संस्कृत को छांदस किसने कहा? यास्क और पाणिनि ने। बस, ठीक, क्लियर? यही लिखे हैं सब लोग, है ना।
विशेष अगर कहीं कुछ क्वेश्चन मिलता है थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ दो, उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। तो हर टॉपिक के नीचे थोड़ा थोड़ा जगह छोड़े रहना चाहिए, कम से कम एक आध लाइन आप कुछ उसमें ऐड कर सको, ठीक है। चलिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए लौकिक संस्कृत। 1000 से 500 ईसा पूर्व लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसका टाइम क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। देखिए जो 1500 ईसा पूर्व में संस्कृत हमारी भाषा बनी ना, इसके पहले कोई भाषा नहीं थी। भाषा तो रही ही होगी, तब भी लोगों की भावनाएं रही होंगी, लोग प्रकट भी करते रहे होंगे। 3000 ईसा पूर्व हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता थी, वहाँ भी तो भाषा थी ना, वहाँ भी मोहनजोदाड़ो में जाके देखो व्यापार व्यापार सब होता था, लेकिन उनकी जो लिपि थी उसको हम समझ नहीं सके, वो किस भाषा में बोलते थे हम जान नहीं सके, ठीक है। इसीलिए उस काल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सैंधव काल को हम किस नाम से जानते हैं जी? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जहां पर लिखने पढ़ने के प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं पढ़ सकते, उसी को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझ में आई बात? हाँ, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक। अब लौकिक संस्कृत में देखिए भाषा बना, जब लौकिक संस्कृत, संस्कृत के बाद भाषा लौकिक संस्कृत हो गई। लौकिक का मतलब होता है लोक, तो लोक में रहने वाले लोगों के लिए जो भाषा प्रयुक्त हो रही, जो लोग आपस में बातचीत में भी प्रयोग कर रहे थे, वो मूल संस्कृत से बदला हुआ था, कुछ न कुछ बदला हुआ था, इसलिए इसको एक अलग भाषा के रूप में रखा गया, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन रचनाएं हैं यही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिख लो बस। लौकिक संस्कृत, इस काल में, इस काल में पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी पूछ लेता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि रामायण है ना। तो वाल्मीकि रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? लौकिक संस्कृत में, ठीक है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया है लौकिक संस्कृत में। अच्छा, रामायण बहुत हैं, कई हैं, ठीक है। अब तुलसीदास जब रचना करते हैं इसकी रामचरितमानस नाम से, किस नाम से? रामचरितमानस, चरितमानस नाम से इस ग्रंथ की रचना करते हैं। और वो भाषा कौन सी होती है भाई? अवधी, अवधी भाषा होती है। और इसमें जो लिखते हैं इससे कुछ न कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें अलग भी लिखा है इन्होंने, काफ़ी चीज़ें रामामूल रामायण से अलग लिखा है, उस समय की जो देश की स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग भी लिखा है, ठीक है। तभी तो लिखा है शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। अब किस रूप में लिखा, लोग अपने अपने तरीके से अर्थ बताते हैं, ठीक है। लेकिन अब ताड़न का अर्थ क्या है होता है आप लोगों को पता ही है। आज लोग काफ़ी विद्वान हैं तो हर तरह से उसका विश्लेषण करते हैं, क्या गलत है क्या सही है, ये उस परिस्थिति में इन्होंने जो सोच के लिखा होगा वो वही जान सकते हैं, तुलसीदास जी। क्योंकि 1400, उनका जन्म डेट किसको याद है? 1498 कितना है? 1439, और 1400 यानी 15वीं शताब्दी में रचना किया। इस रामायण से लगभग कितने साल बाद? लगभग 2000 साल बाद। समझ में आई बात?
अब अगर इनकी रामायण सही है, तुलसीदास बाद में लिखे, इतना बाद में, तो एक रामायण और लिखी गई है, कभी पढ़ा उसको किसी ने? उसका नाम है सच्ची रामायण। किसी ने देखा है? हाँ, यूट्यूब पे पढ़ा रामायण। इन्होंने विश्लेषण कर दिया है पूरा, सच्ची रामायण ने, ठीक है, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मेहनत के बाद, इसके लेखक हैं पेरियार, ईवी स्वामी पेरियार, ठीक है, और इन्होंने लिखा था, फिर उसका अनुवाद किया था ललई राम यादव ने। उस पर केस हो गया जब पूरे भारत में पढ़ा जाने लगा तो, लेकिन अंत में इसको सही माना सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर बाकी रामायण सही है तो ये भी सही है, ठीक है, तो माना गया उसको सही। अब जरा उसको पढ़िए तो आप लोगों की सोच एक नई दिशा में जाने वाली है, नए तरीके से सोचने की क्षमता डेवलप हो जाने वाली है। उन्होंने जो विश्लेषण किया है, ठीक है, पढ़ना चाहिए। इसको तो डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना, जहाँ से चाहो पढ़ लो। फिलहाल लौकिक संस्कृत में आपने देखा रचना हुआ रामायण का, ठीक है, वेद व्यासकृत महाभारत की। आगे लिखिए, क्या क्या लिखा? अष्टाध्यायी रामायण और वेद व्यास कृत महाभारत, वेद व्यासकृत महाभारत, पुराण, पुराण, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में की गई, ठीक है। देखो याद रखना, यहाँ बहुत पूछा जाता है तो अष्टाध्यायी पूछा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं किस भाषा में अष्टाध्यायी लिखा गया है। तो भाषा कौन सी है जी? लौकिक संस्कृत। कौन सी? लौकिक संस्कृत, ठीक है जी। पुराण के लेखक कौन हैं? मैं एक दिन अभी यहीं बताया था, परसों ही कि कल ही, हाँ बताया हूँ भाई। पुराणों के संकलनकर्ता कौन? बोलिए। देखिए पुराण जो है अलग अलग समय में हुए हैं। जैसे गुप्त काल में भी पुराण की रचना की गई है, ठीक है, बहुत बाद तक पुराणों की रचना हुई है। कुल 18 पुराण हैं। अब 18 पुराण को अगर देखना है तो लेखक को आप गूगल महारानी से पूछ लो, ठीक है। सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन से पुराण किसने लिखा है। बस यहाँ पे आपको जानना है कि पुराणों की संख्या कितनी? 18, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा पुराण है, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, ठीक है। देखिए, अगर सृष्टि का विकास की बात किया जाए तो सृष्टि की विकास किस, सर्वप्रथम विकास में कौन सा जीव सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था, है ना? तो जलीय जीव, जलीय जीव जिसमें मछली भी एक है ना। तो सबसे पहले जलीय जीव हुए थे। देखो, जैसे सृष्टि का विकास हुआ है उसी तरह से विष्णु जी के अवतार हुए हैं। कभी ध्यान दिया? किसी ने ध्यान दिया है? पूरा हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज का बेस क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे सृष्टि का विकास जब शुरू हुआ तो यहाँ पे जल ही जल था। बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है कि एक बहुत बड़ा लाल दाने से बहुत बड़ा सूर्य से टक्कर हुआ और फिर वो
घूमते 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 रासायनिक परिवर्तन हुए और जल उत्पन्न हुआ। तो जल में सर्वप्रथम जली जीवों का उत्पादन हुआ, मतलब जली जीव उत्पन्न हुए, ठीक है, सबसे पहले। और विष्णु भगवान भी जो पहला अवतार लिए हैं उसका नाम क्या है? मत्स्य अवतार। क्या है? मत्स्य अवतार, ठीक है। तो विष्णु जी का पहला अवतार मत्स्य अवतार है ना, एकदम सेम हिस्ट्री इसी पे है। तो जीवों का विकास सर्वप्रथम जली जीवों यानी मछली से, ठीक है ना। अब देखो, विष्णु जी ने दूसरा अवतार जो लिया है वो कौन सा लिया है? कच्छप, कछुआ जिसको कहते हैं, ठीक है। कछुआ कैसा प्राणी है भाई? ऐसा प्राणी है जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। कैसा है? जो जल में भी रहता है और थल में रहता है। तो जीवों के विकास में आप जब पढ़ते हो तो पता लगता है पहले जली जीवों का विकास हुआ, वहीं से कुछ जीव जो है पृथ्वी की तरफ बढ़े, समझ में आया, आगे बढ़े। उसके बाद कौन सा अवतार हुआ था? इसके बाद जो अवतार इनका हुआ था वराह अवतार। वराह, वराह मतलब सुअर, सुअर, ठीक है। किसका अवतार हुआ? सुअर का। सुअर के नाम पे कहा है सबका मुंह बनने लगा जी? है? जरा उससे पूछो या उसकी निगाहों से देखो जो खाता है सुअर को। है? सुअर खाने वालों को सुअर बुरी लगेगी? नहीं ना लगेगी। बहुत दिव्य भोजन होगा उनके लिए, शर्माइए मत कोई। सुअर माधव खा करके ही तो भगवान बुद्ध को अतिसार रोग हुआ था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। वो क्या खाए थे अंतिम भोजन? सुकर माधव बोलते थे उसको, जो सुअर के मांस से बनता था, सुकर माधव, ठीक है। भाई कहने को तो कुछ भी कहा जाए, वो खाते नहीं थे, देख लेते थे, छोड़ देते थे। भाई किसी के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। जानते हैं आरजू जी, किसी चीज को जब हम देखते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसकी बुराइयों को अच्छाइयों की तरह पेश करते हैं। जिसको हम नहीं मानते, वो अगर कुछ अच्छा भी कर रहा होता है तो हम बुराइयां निकालते हैं, है ना। तो एजुकेशन ये कहता है कि हर जगह तटस्थ जो है विश्लेषण रखना होगा, तटस्थ सोच रखनी होगी, अलग सोचना होगा, तार्किक सोच। पढ़ाई का मतलब है भाई, किताबों में अगर लिखा गया, जो आप दे देंगे तो ले लेंगे, लेकिन वो उनको, वो रास्ते से जा रहे थे तो लोग उनको गालियां दे रहे थे, 1 घंटा भर भर के गालियां दिए, लास्ट में वो कुछ बोले नहीं। सुनिए जरा सा, लास्ट में जब वो कुछ बोले नहीं तो लोगों ने कहा कि क्यों आप कुछ बोल नहीं रहे, मैं आपको इतनी गालियां दे रहा हूं। तो बुद्ध जी ने क्या कहा जानती हैं? कि जो आप दे रहे हैं मैं उसको ले नहीं रहा हूं, तो जा कहाँ रहा है जरा आप बताओ? आपके पास जा रहा है। यानी उनको जिस चीज की चाह थी उसको ग्रहण किया। जी, मजबूर हो गए, मजबूर हो गए। हाँ, अपमान नहीं करना चाहे ना। सही है। नहीं, जो आप कह रहे हो वही मैं भी बता रहा हूं कि भाई उन्होंने ये बचाया कि जो हमारे सामने बन के आ गया उसको अगर मैं नहीं खाऊंगा तो इसका अपमान हो जाएगा। बुद्ध जी ने ऐसा सोचा होगा। हाँ? देखिए उस समय क्या होता था, आज की सिचुएशन नहीं थी, बात समझ रही हमारी। हर मानव निर्भर होता था पशुओं पर, समझ में आया। होता क्या था कि तब अनाज का उत्पादन नहीं था बहुत अच्छा, क्योंकि पानी के संसाधन नहीं थे,
है ना। तो अनाज बहुत कम पैदा होता, तो खाओगे क्या। अधिकतर लोग ऐसे ही निर्भर थे। भाई जब मानव का विकास हुआ तो मांसों पर ही तो निर्भर था। बहुत पहले कच्चे कच्चे मांस भी खाता था। अभी देखो, कभी सर्च करिए नाइजीरिया वजीरिया के चैनल वैनल, देखिए अभी भी वो ब्लड उलड निकाल के पीते हैं। तीर बनाए रहेंगे, पशुओं के गर्दन पे मारेंगे। वो पशुपालक हैं, रोज सुबह हाँ थोड़ा सा उसी से नाश्ता वास्ता करते हैं, दूध में मिला के उसका ब्लड उलड पी लेते हैं सब। तो ये इंसान है, इंसान जरूरत पे किसी को भी खा सकता है। समझ में आया। हाँ, मतलब कुछ भी खा सकता है। इंसान से बड़ा राक्षस कोई नहीं है ना। ये सब जो है, हर कोई जो भी जितना भी अच्छा हो, लेकिन वो राक्षसीपन तो सबके अंदर न है। अगर इंसान है तो इंसान वाले गुण भी होंगे, तभी तो इंसान है। तो इंसान का गुण ही यही है कि वो किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए खा सकता है। समझ में आया। ये शिक्षा उच्छा के ढकोसले में पड़ा है, संस्कारों में बधा है, दिख रहा है, अलग रूप है, लेकिन ये इंसान भी कभी न कभी राक्षसी रूप दिखाता ही है। ठीक है। हाँ, अब देख लो, मार के ड्रम में भर दी और सीमेंट डाल दिया। कितनी अच्छी पत्नी रही होगी, बेचारा उसके लिए परिवार को भी छोड़ दिया था, है कि नहीं। तो लेकिन भाई उसका जग गया, उसने कहा कि अब नीला ड्रम लाओ। उसकी व्यवस्था कर दिया। पता करने गए थे आप। मिल रहा है, कटरा में बहुत मिल रहा है, उसे दुकानों पर रखा हुआ है। हाँ, नीले ड्रम से डर लगता है। अगर नीले ड्रम से डर लगता है तो मुस्कान जैसे लोगों से संबंध है आपका। हाँ, चलिए। आगे चला जाए। हम्म, ये देखो, हम लोग प्राचीन आर्य भाषा पढ़े, अब आप पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, हेडिंग डालिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। अभी मैंने ग्राफ बनवा के लिखवाया है, अभी मैंने ग्राफ बनवा कर लिखाया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसका टाइम पीरियड क्या है जी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 भाषाएं आती हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 भाषाएं आती हैं। 3 भाषाएं आती हैं। पहली है पाली। मध्यकालीन आर्य भाषा में 3 भाषाएं आती हैं। ठीक है। पहली है पाली। पाली, पाली का समय सबको पता है, 500 से पहली ईस्वी। ठीक है ना। लिखे हो पहले, लिखो। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। पाली को
प्रथम प्राकृत, प्राकृत लिख लेंगे सब लोग, प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। यह भारत की प्रथम देश भाषा थी। यह भारत की प्रथम देश भाषा थी। यह भारत की प्रथम देश भाषा थी। देखिए, ये भाषा ऐसी भाषा थी जिस समय चारों तरफ संस्कृत में वार्ता चलती थी। ठीक है, जब बुद्ध जी आए तो उन्होंने संस्कृत को छोड़ करके पाली को अपनाया। पाली लोग बोलते थे, प्राकृत भाषा है, नेचुरल भाषा थी, लोगों की भाषा थी, तो उन्होंने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए? पाली में। ये लोगों तक आसानी से पहुंच जाती थी। लोकप्रिय नेता थे लालू यादव, थे ना? भाषा कैसी थी? भोजपुरी, लोकल, लोगों को बड़ा मजा आता था। आज भी उनका जो है संसद वाला और सब भाषण लोग सुनते हैं, है ना? वो किसी को डांटते भी हैं तो प्यारा लगता है, नहीं, क्योंकि लोगों की भाषा में बोलते थे। ठीक है, इसलिए उन्हीं का देखी देखा नीतीश जी प्रयास किए तो कई जगह फंस गए बेचारे, कुछ का कुछ ही बोल गए। कुछ का कुछ ही बोल गए, उसके साथ साथ बहुत कुछ बोल गए, है ना? सब कुछ बोल गए। लिखिए, अगला लाइन लिखिए। पाली भाषा में, पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। बौद्ध साहित्य में 3 साहित्य प्रमुख है, ठीक है ना? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, 3 प्रमुख हैं, ठीक है ना? तो इनकी प्रमुख रचनाएं भी रही हैं। इसमें एक में आचरण है, एक में व्यवस्था है, ऐसे ही करके तीनों को इन्होंने लिखा है। उसका आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल। बुद्ध भाषा को भी चेंज कर दिए इन्होंने। जितना भी व्यवस्था बनाया, एक नई व्यवस्था बनाया, ठीक है ना? उस समय ब्राह्मणवाद बहुत चरम पर था, ठीक है ना? छुआछूत चरम पर था। लोगों को कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। यहीं पर आपके भारत में लोगों के साथ बहुत सारे अत्याचार होते थे, ठीक है? तो ऐसी इसी समय में जो व्यक्ति आया, गौतम बुद्ध जी, इन्होंने क्या किया? लोगों के लिए काम किया। बिना लड़े, लड़ना मुश्किल था। ब्राह्मणवाद से लड़ना क्या था? बहुत मुश्किल था, क्योंकि बड़ा सशक्त से, है ना? तो लड़ना मुश्किल था, तो इन्होंने क्या अपना लिया? ये बौद्ध व्यवस्था। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त हो गया है, तार्किक चीज़ों का प्रयोग किया, है ना? अगर हम इंसान हैं तो पानी क्यों नहीं पी सकते, ऐसी बातों का। अगर अगला नहीं पीने दे रहा है, सशक्त है, इसके लिए दंडित करता है, तो आप लोग अपनी अपनी व्यवस्था बनाओ, ऐसा भी था, ठीक है? लेकिन उस समय भी देखो, बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज में हर जगह दिखाया जाता है, ब्राह्मणवाद बहुत चरम पे था, है ना? बहुत चरम पे था। लोगों के छुआछूत अगर बगल से गुजर जाते थे तो भी उसको सज़ा मिल जाती थी, है कि नहीं? अगर पैर में कुछ पहल के निकल जाते थे तो सज़ा मिल जाती थी। स्त्रियां ऊपर का वस्त्र धारण कर लेती थी तो सज़ा मिल जाती थी।
अछूत इतनी थे सब। लेकिन व्यवस्था ऐसे ये भी थी कि शूद्र महिलाओं में जब पहले विवाह विवाह होता था तो एक बार ये भी व्यवस्था आ गई थी कि 2-3 दिन के लिए पुरोहित के यहाँ रहना होता था पहले। पुरोहित है ना, जो यही होते थे धार्मिक लोग। तो बहुत विडंबनाएं थी। इतिहास जब आप लोग पढ़ते हो तो दिखता है, ठीक है ना। तो इस इन सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ ही बुद्ध आए थे और जनता में बहुत पॉपुलर हो गए थे। एक धर्म बन गया, है ना, उस व्यवस्था में धर्म बन गया था। बात समझ में आ रही है? का टाइम पीरियड क्या है? पहली ईस्वी से 500 ईस्वी। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी, क्योंकि पहली ईस्वी तक पाली थी, है ना। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। तो प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है? पाली को, ठीक है। भगवान महावीर के सभी उपदेश, भगवान महावीर के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में हैं। प्राकृत भाषा में हैं, ठीक है। अगली लाइन लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की अवधि में ही, सौरसेनी, सौरसेनी सौरसेनी पैसाची, हाँ, सौरसेनी
पैसाची ब्राचण, ब्राचण, अण बोल दिया तो यहां नीचे लग जाएगी बिंदी ब्रांचड़, ठीक है, शुद्ध है। ब्रांचड़, महाराष्ट्री, 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 मागधी और अर्धमागधी, मागधी और अर्धमागधी, नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई, नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। इतना जानते रहिए, ये आगे हम डिटेल में यही हम लोगों को पढ़ना है। पढ़ना कब से है? 1000 के बाद से। लेकिन इनका जो शुरुआत था कब हो गया था? इसी समय, ठीक है, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच ही क्षेत्रीय बोलियों के रूप में, मतलब कहीं यहाँ बोली जा रही है इस गांव में तो कहीं उस गांव में, ठीक ना, इस तरह से था। इसमें रचनाएं वचनाएं कुछ नहीं थी तब केवल एक शुरुआत था, बोलने का लहजा ही था, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद टाइम आता है अपभ्रंश का। अपभ्रंश, यह मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था प्राकृत थी, तीसरी अवस्था अपभ्रंश है और पहली अवस्था पाली थी, ठीक है ना। मध्यकालीन भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। पाँच सौ ईस्वी से 1000 ईस्वी। इसी समय मुस्लिम धर्म का भी उदय हुआ था, ठीक है ना। इसी समय मुस्लिम धर्म आया था, 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। अपभ्रंश की शुरुआत, अपभ्रंश की शुरुआत 8वीं शताब्दी के कवि, 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू, स्वयंभू के समय से मानी जाती है। स्वयंभू के समय से 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू के समय से मानी जाती है। इन्होंने पउमचर्यू, 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 छोटा ऊ है लास्ट वाला, पउमचर्यू, नहीं ये कुछ और लिखवा रहा हूँ, लिखो आप, हल्का सा लिखो। ये रचनवा का नाम तो लिखाए हैं, हमको भी पता है, लेकिन एक कब हुआ था, ए जानते हो, आज आप लोग आए ना, जब परसों मैंने एक क्लास शुरू किया था तो बच्चों ने कहा सर शुरू से चलने दीजिए,
तो थोड़ा सा पीछे कर दिया गया था। बात समझ में आई? ए हुआ है। आप सही कह रही हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने। कौन कौन नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा है? बस केवल 2 लोग? आप पढ़ी हैं? हाँ, अच्छा, वो दूसरे रूप में है, तो यहाँ थोड़ा सा लिखो ना। लाइए जरा, दिखाइए हमको। लाइए लाइए लाइए। नहीं, 1 मिनट लाइए तो। स्वरूप बदला है, आप लोग नहीं समझ रहे हो। ये आज वाला है ना? ये पहले वाला है। ये तो आज ही लिख रहे हो आप जी। एक्चुअली ये है ना, समझ रहे हो, यहाँ पे जो लिखवाया गया है एक समरी टाइप का लिखे हो। शुरू में जो आप लोग लिखे हो एक समरी टाइप में लिखे हो। यहाँ आपको ये विश्लेषण पता लग रहा है कि आप किस चीज के अंतर्गत पढ़ रहे हो। समझ में आया? जैसे प्राचीन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं थी, ये आप पहले नहीं लिखे हो। प्राचीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन भाषाएं थी, ये आप लिखे हो क्या? नहीं लिखे हैं इस तरह से। इसका जो तरीका है, इसको क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है ना। ठीक है, वो एक शुरुआत में एक आपको परिचय दिया गया था कि ये चीजें ऐसे ऐसे हुई हैं, है ना। ये आपको एक सीक्वेंस दिया जा रहा है कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको क्वेश्चन पकड़ने कैसे हैं। ठीक ना? तो ये अलग है, उससे बहुत अलग है चीजें। जैसे प्राचीन काल में 2 भाषाएं, ठीक है ना। मध्यकालीन काल में कितनी भाषाएं हैं? 3, है ना। ऐसा आपने पढ़ा है क्या पहले वाले में? नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये टाइम पीरियड और सारी चीजों को ले के साथ चला जा रहा है ना। यहाँ से आपको एक समझ विकसित हो जानी चाहिए कि अब आप क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। हर परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन अब छूटने नहीं चाहिए। बस ये है, ठीक। तो ये तरीका इसका जो है, काल, पीरियड और सारी चीजों को जोड़ के बताया गया है। पहले क्या किया गया, जैसे बच्चों के सामने दे दिया जाता है क ख ग घ ङ, पूरा पढ़ो, लेकिन बाद में उसको विश्लेषित किया जाता है, ठीक है। और अभी तक आपको नहीं बताया गया रहता कि ये जो कमल है इसमें कुल कितने वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं इसमें? हाँ, कितने वर्ण हैं? अजी कितने वर्ण है, ये तो पूछ रहा हूं। 3 वर्ण हैं। अक्षर कितने हैं? अक्षर 6 हैं। पढ़ी नहीं है? वैसे ही चीजों को समय के साथ एक बताया जाता है। तो अब यहाँ से आपको टाइम पीरियड का पता हो रहा है। पहले जब आपने समरी देखा था कि ये चीजें हमको जानना है, प्राथमिक चीजें हैं, आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको टाइम के साथ साथ पता होना चाहिए कि ये भाषा कब थी। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि लौकिक संस्कृत कब, कैसी आर्य भाषा है, तो क्या बताएंगे आप लोग? प्राचीन आर्य भाषा है, ठीक है। अब आप बता लोगे तो लौकिक संस्कृत में रचना कौन कौन सी हुई है, तब भी बता लोगे, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत से आपका नोट्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स बन रहा है। अगर जिसको समझ में ना रहा आया रहा करे तो क्लियर कर लिया करिए, ठीक है। ऐसा कभी मत सोचिएगा सर क्या कहेंगे, पूछने से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप 10 बार पूछो, है ना, पूछो 10 बार, और 10 तरीके से मैं बताऊंगा, उसको आना चाहिए। क्लियर? चलिए,
हाँ, पउम चरियु अर्थात राम काव्य, अर्थात राम काव्य। पउम चरियु का अर्थ क्या है? राम काव्य। ये उस समय लिखी है, नहीं लिखी होंगी, देख लेना। राम काव्य। की रचना के कारण, की रचना के कारण, की रचना के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन? स्वयंभू। चलिए इसके आगे कल से लिखाते हैं, है ना। अभी इसमें भी थोड़ा सा लिखना है, देख लेना, इसको मिला लेना आप लोग, ठीक है ना। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में बता करके क्षेत्रीय बोलियों को बता दूंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बस। उसके बाद वर्ण शुरू कर देंगे, फिर आगे बढ़ा देंगे।